हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB 2.0 जिसमें कि हम लोग करने वाले हैं अपना फिजिक्स का आखिरी चैप्टर एंड दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर देखा था और उस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में अगर आपको याद हो तो हमने देखा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट दी एंड, जिसमें कि हमने ये देखा था कि इसको डिस्कवरी किसने करी थी, जेम्स पी जूल ने। एंड इसमें हमने इसके कुछ इफेक्ट्स देखे थे, जैसे कि जो नाइक्रोम वायर होता है वो हीट हो जाता है तो उसको हीटिंग कॉयल के तौर पे यूज़ करते हैं। बल्ब का जो फिलामेंट होता है जो टंजस्टन का बना होता है वो ग्लो करता है तो उसको हम ग्लोइंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे दैट वुड बी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि इसकी डिस्कवरी किसने करी थी। हंस क्रिस्टियन ऑस्टेड ने 1820 में करी थी, जब वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया कि जो गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है। अब गैल्वेनोमीटर क्या होता है तो जो गैल्वेनोमीटर है वो एक्चुअल में करंट को मेजर करता है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो जो एमीटर है वो भी करंट को मेजर करता है। तो बात ये आती है कि गैल्वेनोमीटर और अमीटर में डिफरेंस क्या होता है। तो जो गैल्वेनोमीटर होता है वो मैग्नेट्यूड तो मेजर करता है करंट का, प्लस उसकी डायरेक्शन को भी मेजर करता है, लेकिन वो मैग्नेट्यूड कम मेजर कर पाता है। एमीटर सिर्फ मैग्नेट्यूड पे फोकस करता है और बड़ा मैग्नेट्यूड ऑफ करंट को मेजर करता है। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो एक करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है। ठीक है, जैसे कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसके से मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होगी, हमेशा ध्यान रखना। जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होती है उसका डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, मतलब क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। वो हम राइट हैंड थंब रूल से पता लगाते हैं, या तो राइट हैंड थंब रूल या मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू। ठीक है, जैसे हम स्क्रू टाइट करते हैं तो घुमाते हैं उसको, तो उसी तरह से तो कॉर्क स्क्रू रूल या फिर राइट हैंड थंब रूल। ओके, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस तरह से थंब को उस डायरेक्शन में पॉइंट आउट किया जाता है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। ऊपर फ्लो हो रहा है तो अंगूठा ऊपर की ओर, नीचे फ्लो हो रहा है तो अंगूठा नीचे की ओर, और हम उंगलियों को कर्ल करेंगे। जहाँ पे भी कर्ल होंगी जिस डायरेक्शन में तो वही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। ओके, अब हमें ध्यान ये रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड वेरी कैसे करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये मैग्नेटिक फील्ड है तो मैं एक पॉइंट ये ले लूँ, एक ये ले लूँ, एक ये ले लूँ, तो कैसे वैरी करेगी। तो जितना हम दूर जाएंगे इस कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी ही कम होती जाएगी। यहाँ पे मैक्सिमम होगी, कम होगी, और कम होगी, और कम होगी, यानी कम होती जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हम करंट का मैग्नीट्यूड कम कर देंगे, मान लेते हैं 5 एम्पियर अभी करंट फ्लो हो रहा है, फिर अभी हमने अगर मान लो कि 2 एम्पियर कर दिया तो मैं ये जो इंटेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वो भी कम हो जाएगी। बढ़ा देंगे तो बढ़ जाएगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है और करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बस हमें ये चीज़ को ध्यान में रखना है। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि एक सर्कुलर लूप, अभी तो हम एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर देख रहे थे ना, अब एक लूप ले लिया, ये हमने पूरा एक लूप ले लिया। ठीक है, तो हर लूप में क्या होता है कि जैसे मान लो ये सेक्शन है लूप का, तो इसके अराउंड क्योंकि ये जो सेक्शन है ऐसे करके एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, और अभी हमने पढ़ा है उसके अराउंड तो सर्कुलर होती है, तो ऐसे सर्कुलर सर्कुलर, यहाँ सर्कुलर सर्कुलर, ऐसे 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 ऐसे। तो ये वाला जो बीच का एरिया है वो तो चलो छोड़ दो, सोलेनॉइड में देखेंगे वो उतनी चीज़, लेकिन ये ध्यान रखना कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे वैरी करेगी। अभी एक लूप है तो जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं अगर हम 2 लूप कर देंगे तो डबल हो जाएंगी, 3 लूप कर देंगे तो ट्रिपल हो जाएंगी। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। हम नंबर ऑफ लूप बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, यानी कि हम जितना दूर जाएंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, जैसे हमने ऊपर देखा। और करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो भी मैग्नीट्यूड जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, यानी ये चीज़ तो हम पहले ही देख चुके हैं ऊपर। और टर्न्स वाला हमें ध्यान रखना है कि n टर्न करोगे तो n टाइम्स हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, खत्म बात। ओके, चलो, और सेंटर में देख सकते हो, सेंटर में पैरेलल है और यूनिफॉर्म है। पैरेलल है देख सकते हो, यूनिफॉर्म का मतलब है एक समान है, चाहे यहाँ मेजर करोगे, यहाँ मेजर करोगे, यहाँ करोगे, यहाँ करोगे, यहाँ करोगे, हर जगह सेम है। ठीक है, सेंटर में। अब आते हैं यहाँ पर हम क्या करते हैं, करंट कैरिंग सोलेनॉइड लेते हैं ना। व्हाट इज सोलेनॉइड? सोलेनॉइड होता है जिसको हिंदी में परिनालिका बोलते हैं। तो इसमें ये वो होता है जब हम कॉपर वायर को लेते हैं और उसमें काफ़ी सारे टर्न्स दे देते हैं। कॉपर वायर लिया, उसको काफ़ी सारे टर्न दे दिया, यहाँ पे एक ही लूप था, यहाँ पे मल्टीपल लूप है, तो होता क्या है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो वैसे ही बनेगी जैसे आपको अपनी पिक्चर में दिख रही है आपकी स्क्रीन पे, यानी कि कुछ इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो हमें यहाँ से जो इम्पोर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ करने हैं वो ये हैं कि पूरे सोलेनॉइड में जो सबसे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगी, सबसे ज़्यादा जहाँ पर होगा
मैग्नेटिक फील्ड वो इसके अंदर होगा। ये जो टर्म्स देख रहे हैं आप, इसके अंदर होगा सबसे मैक्सिमम, ठीक है, सबसे मैक्सिमम हमें अंदर देखने को मिल गया। अब अंदर मैक्सिमम तो है ही है, यूनिफॉर्म भी है। यूनिफॉर्म का मतलब एक समान है, आप यहाँ मेजर करो, यहाँ करो, यहाँ करो, कहीं करो, वो यूनिफॉर्म ही है। सो इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट व्हेन करंट इज पास्ड in a solenoid. The magnetic field is maximum inside the solenoid and it is uniform. Current passed through a solenoid, if direction of the current is reversed, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो रिवर्स्ड। करंट का डायरेक्शन रिवर्स करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने देखा था, तो डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसे हमने देखा था। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द सोलेनॉइड इज वेरी वीक, कंसीडर टू बी प्रैक्टिकली जीरो। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमें कहीं नज़र ही नहीं आ रही है, जीरो है ऑलमोस्ट। और अगर इसमें हम क्या करते हैं, एक डाल देते हैं सॉफ्ट आयरन रॉड इसके अंदर, ये जो दिख रहा है आपको ये टर्न्स, इसके अंदर आप डाल दोगे सॉफ्ट आयरन रॉड, तो ये जो है एक टेम्परेरी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। आप निकाल लोगे इसको तो उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है चली जाएगी। समझ आ गया आपको? ओके, अब हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कैसी होती हैं। तो एक बार मैग्नेट में हम देखते हैं, तो बार मैग्नेट में कुछ इस तरह से होती हैं कि नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल में जाती हैं। ऐसा एक कन्वेंशन माना जाता है, कहीं ऐसा लिखा नहीं है रूल बुक में कि नॉर्थ से निकलती साउथ से, लेकिन एक ऐसा कन्वेंशन लिया जाता है कि नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ को अंदर जाती हैं, इस तरह से। क्लियर है? इतनी चीज़ सभी को, नॉर्थ से गई और साउथ में अंदर चली गई। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम, वही हमने देख चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन दी फॉर्म ऑफ क्लोज्ड लूप होती हैं, हमेशा क्लोज्ड लूप बनाएंगी, ये कभी ओपन नहीं होती हैं, कभी ओपन नहीं होती। तो ये याद रहेगा, क्लोज लूप, एंड दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, कभी नहीं करेंगे कि ऐसे कट करके एक दूसरे को। अगर वो करती हैं दैट मीन्स उस डायरेक्शन में फिर दो पर्टिकुलर डायरेक्शन हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। ओके, ये भी हो गया। अब हमें पढ़ना है क्या चीज़, अब हमें ये पढ़ना है कि अब हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये आई नहीं होगा, इंडक्शन, जिसकी डिस्कवरी माइकल फैराडे ने करी थी 1831 में, जिन्होंने ये बोला था कि अगर हम एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। जैसे कि ये कॉइल्ड वायर है, ठीक। अब होगा क्या कि जैसे ही मैग्नेट है तो मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी। जब हम इसको अंदर ले जाएंगे या बाहर ले जाएंगे तो इसमें डिफ्लेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि करंट दौड़ा इसमें। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई। अगर हम इसको ऐसे ही रखें, इसको चेंज ना करें, ठीक है, इसको अगर मूव करें तो भी होगा। ओके, तो अगर हम चेंजिंग, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होनी चाहिए, जैसे कि इसको हम लाए, करंट हुआ डिफ्लेक्ट, रुक गए, फिर ये न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि कोई करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है ना, स्टैटिक हो गई है अभी। फिर पीछे करिए, फिर आगे करिए, फिर आगे पीछे कुछ करो, फिर डिफ्लेक्शन होगा। यानी कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के ऐसे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है, ऐसा फैराडे जी ने बताया, और इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। The relative motion between the magnet and the coil is responsible for generation of electric current in the coil. When the bar magnet is pushed toward the coil, the pointer in the galvanometer deflects. अब हम अगर निकालना चाहते हैं कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हुई इस तरह से, तो हमारे लिए चाहिए क्या? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हमें बताता है करंट थ्रू अ चेंजिंग करंट इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जिसके लिए हम जैसे राइट हैंड लेते हैं, थंब, फोर्थ फिंगर, मिडिल फिंगर, इनको 90 डिग्री के डायरेक्शन में रखते हैं। जहाँ पे थंब मोशन को दिखा रहा है, यानी कि किस डायरेक्शन से मोशन हो रहा है, जैसे इसको हम यहाँ पे ला रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ये, और जिस डायरेक्शन में करंट होगा वो हमें मिडिल फिंगर बता देगी। जो हमारा जनरेटर होता है वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है, जहाँ वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अब वहीं पर अगर हम बात करें, ये दूसरा हमारा फिनोमिना है, जहाँ पर अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है, ये है हमारा इस करंट कैरिंग कंडक्टर। अभी ये जो था, इसमें इस कंडक्टर में कोई करंट नहीं था, हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करवा रहे थे और करंट दौड़वा रहे थे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड थी इसकी, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे क्या कोई करंट था? नहीं था। यहाँ पर हम पहले से करंट कैरिंग कंडक्टर को ला रहे हैं, तो उसके पास पहले से ही करंट है, तो दोनों के मैग्नेट, इसकी भी अभी पढ़ा ना हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी अगर करंट है तो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, ठीक। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, तो इन दोनों के ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरैक्ट करेंगे और इसमें कोई फोर्स लगेगा, एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स को निकालने के लिए हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करते हैं।
जिसमें कि हम डायरेक्शन जो करंट का है कंडक्टर का वहाँ पे मिडिल फिंगर को रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्थ फिंगर को रखते हैं, और थंब हमें दे देता है किसका, उसका फोर्स एक्सपीरियंस बाय द वायर का डायरेक्शन। दिस इज फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। इस पे जो है काम करती है हमारी इस प्रिंसिपल पे मोटर, ठीक है। राइट हैंड रूल पे काम करती है जनरेटर, राइट हैंड रूल पे काम करता है जनरेटर, और लेफ्ट वाली में काम करता है मोटर। ये हमें ध्यान रखना है। एंड फोर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री। यानी कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो वहाँ पर जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। और मिनिमम कब होगा, द कंडक्टर इज प्लेस्ड अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में कंडक्टर प्लेस कर दोगे, पैरेलल या एंटी पैरेलल। यानी ऐसे होता है पैरेलल और ऐसे होता है एंटी पैरेलल, ठीक है। तो जीरो होगा, मैक्सिमम होगा 90 डिग्री जब कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल होगा 90 डिग्री, और अगर कंडक्टर और इनका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पैरेलल यानी एंटी पैरेलल हुआ तो ज़ीरो, ठीक है। ये चीज़ भी क्लियर हो गई। ये मैंने आपको बता दिया है। इसमें टर्न्स हैं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, सॉरी सोलेनॉइड की तरह बिहेव करेगा। और इसमें आप डाल देंगे एक सॉफ्ट आयरन रॉड तो वो आपका टेम्परेरी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इसमें जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, जो कि अभी हमने यहाँ पे देखा भी था। अब कुछ एक दो चीज़ें हैं जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी में मिस हो रही हैं अभी, एंड दीज आर किरचॉफ्स लॉ। पहले किरचॉफ्स लॉ ही देख लेते हैं। किरचॉफ्स लॉ क्या होता है? किरचॉफ जी ने जो है 2 लॉ दिए थे। अब ज़्यादा डेप्थ में तो हम नहीं देखेंगे, लेकिन इतना देख लेंगे कि अगर क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएगा। पहला लॉ ये बोलता है, इसको जंक्शन रूल भी बोलते हैं, जंक्शन रूल बोलते हैं इसको, ठीक है। जो ये बोलता है सम ऑफ करंट एंटरिंग इनटू द जंक्शन एंड लीविंग आउट ऑफ द जंक्शन मस्ट बी इक्वल, ठीक। कैसे? मान लेते हैं ये है 2 एम्पियर, ये मान लेते हैं नहीं पता है कितने एम्पियर है, और ये मान लेते हैं 6 एम्पियर, ठीक। तो ये वाला बता देंगे आसानी से। क्यों? क्योंकि जितना करंट आ रहा है उधर से 2 इधर से आई, वो बराबर होगा जितना जा रहा है। ख़त्म। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लेते हैं 5 एम्पियर और मान लेते हैं आई एम्पियर, और मान लेते हैं 8 एम्पियर, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, एक सेकेंड रुकना, ठीक है, ओके। चलो अब मुझे आप बताओ कि कितना होगा, क्या होगा, बताओ जल्दी बताओ। आई की वैल्यू कितनी होगी? तो करंट कितना आ रहा है? इधर से 5, इधर से 8, तो 8 + 5, और ये जा कितना रहा है यहाँ से? आई, तो 13 एम्पियर। ख़त्म। यही जंक्शन रूल है। इसको हम चार्ज कंजर्वेशन रूल भी बोल देते हैं, चार्ज कंजर्वेशन रूल, ओके। चलो अभी आते हैं दूसरे रूल पे। दूसरा रूल ये बोलता है, इसको वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, ठीक है, वोल्टेज लॉ। ये लॉ ये बोलता है सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स एंड वोल्टेज राइजेस अराउंड एनी क्लोज लूप इन अ सर्किट इज 0। ये 0 होता है, ठीक है। सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज राइज किसी भी क्लोज लूप में वो 0 होता है। ये किरचॉफ का सेकंड लॉ है, बस ये और ध्यान रखना है। यहीं पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की। और व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक तरह का इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है जिसमें कि 4 रेजिस्टर्स होते हैं, एक सेकेंड, जिसमें कि अगर हमें कोई अननोन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस निकालना है तो बड़ी आसानी से निकल सकता है, ठीक है। ओके, तो मान लेते हैं इस तरह से आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस देने के लिए बैटरी लगाई हुई है। तो यहाँ पे जो आपका मान लेते हैं ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। तो जो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उसके केस में अगर बात करें तो P/Q = R/S होता है। तो इससे अगर ये बैलेंस्ड है तो हमें एक जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो आसानी से निकल आता है। तो ध्यान रखना व्हीटस्टोन में 4
रेजिस्टेंस का एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है जिससे कि हम एक अननोन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को निकाल पाते हैं 2 लेग्स को बैलेंस करने के बाद। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन। तो ये हमारा फाइनली फिजिक्स भी पूरा ख़त्म होता है। ये माइंड मैप आपको पूरा टेलीग्राम में तो मिल ही जाएगा, परमार एसएससी टेलीग्राम पे। साथ ही साथ आप ये परमार अकेडमी ऐप पे माइंड मैप सेक्शन दिखेगा आपको, तो उस माइंड मैप सेक्शन में आप पूरा आपका ये फिजिक्स का भी सेक्शन अपलोड हो जाएगा, या तो आज रात तक या फिर कल तक आपका पूरा ये अपलोड हो जाएगा, तो वहाँ से इसको आप कर सकते हैं। बाकी अब क्योंकि हमारा कल से सिलेक्शन पोस्ट एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो देखने वाली बात रहेगी कि किस तरह से किस सेक्शन में कितना क्या वेटेज रहेगा, क्योंकि ये मान के चलिए जो भी रहेगा वही आगे सारे एसएससी के एग्ज़ाम में रहेगा, चाहे स्टेनो हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सब में वही रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं कल। और कल शाम को क्लास शेड्यूल्ड है। नए वेंडर ने कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे कल शाम को तो होगा ही होगा, अगर जल्दी बताना होगा तो जल्दी बता देंगे। ठीक है, तो बाकी आप सब्सक्राइब वगैरह रखना तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगा। वैसे मैंने कभी सब्सक्राइब के बोला तो नहीं, तो बड़ा अजीब सा लगता है बोलने में ठीक है, बस इसीलिए बोल रहा हूँ अगर आपको नोटिफिकेशन वगैरह चाहिए हो। बाकी तो अगर आपको कुछ मुझ तक पहुँचाना है, भेजना है, 88 40 28 67 35 इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन एंड मिलते हैं। अब क्या स्टार्ट किया जाए बताइए? स्टैटिक ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कल का थोड़ा सा इंतज़ार कर लें क्या, कैसे है? बाकी ये डांस वगैरह तो कल से स्टार्ट ही कर लेते हैं, बाकी देखते हैं कितना क्या वो डेप्थ में जाता है। ओके, चलो भाई, और इकोनॉमिक्स का एक 1 शॉट लेक्चर भी होगा आपका। चलो।